हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। आज ही हमारा रिविज़न सेशन है। ठीक है, 4 रिविज़न सेशन है, ऑलरेडी 3 रिविज़न सेशन करा दिए गए हैं। ठीक है, रिवीजन सेशन क्लास 1 में हमने यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। ठीक है, रिवीजन नंबर 2 और 3 में हमने यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें यूनिट 2 को मैंने 2 पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है रिवीजन 3 है हमारा। ठीक है, तो हम यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का है, एमडीयू का पेपर 19 को होने वाला है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस अब लास्ट मोमेंट पे आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, अच्छे से इसको कर लीजिए। जो जो मैं करा रही हूँ उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्जाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू मिल सके। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पूनम शर्मा ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 के यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लर्निंग होती क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, ई लर्निंग होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है। यूज़ ऑफ आईसीटी, ठीक है, यूज़ ऑफ आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना तकनीकी। इसकी ज़रूरत क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, फ्लैंडर्स की अंतक्रिया पद्धति क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, गुण और दोष क्या है और उसको मैट्रिक्स में कैसे तैयार किया जाता है, उसको हम करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इस बार लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, निर्मितवाद क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लर्निंग क्या है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय लर्निंग, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन। सीखना या अधिगम से आप क्या समझते हैं, सीखना या अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। लर्निंग क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाई तो आप क्या कर रहे हो, मेरे से चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, और उसके बाद उसको व्यवहार में परिवर्तन करोगे। ठीक है, उससे आपके क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अधिगम क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जन्म से ही चीज़ें सीखने लग जाते हैं और जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो बच्चा सीखता ही रहता है। ठीक है, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही लर्निंग कहलाता है, यही अधिगम कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अब जो ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन वो 2 रूप से होते हैं, स्थायी और वांछित। स्थायी परिवर्तन जो हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, वांछित कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद हम उसको हैबिट में नहीं लाते, अपने बिहेवियर में नहीं लाते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वांछित परिवर्तन। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको 2-3 परिभाषा अपने एग्जाम में ज़रूर लिख कर आनी है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम की विशेषता के अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी नहीं रुकती है, ये माँ के गर्भ से और कब्र तक जाती है। ठीक है,
ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब शुरू हो जाती है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम समायोजन है, ठीक है, समाज के साथ क्या करते हैं? समायोजित करती है, ठीक है। अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान है। जन्म के समय बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है, लेकिन समय के साथ अपने आप को ढाल लेता है। अधिगम क्या? सार्वभौमिक है, सभी के लिए है, ठीक है। तो अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना किसी एक देश, जाति या धर्म का अधिकार नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए है। हर व्यक्ति जो सीखने की पूरी क्षमता रखता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ें सीखते हैं तो उससे हमारे क्या आता है? बिहेवियर में चेंजेस आता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। आपको लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना है और आपको टीचर बनना है। तो आपके सीखने के पीछे एक गोल है ना, उद्देश्य है। तो क्या है? सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करते हैं। जितना बच्चा एक्टिव होगा तो उतनी जल्दी वो लर्निंग करेगा, ठीक है। जितना बच्चा कम एक्टिव होगा उतना कम सीखेगा, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला कारक बालक की योग्यता, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड निश्चित उद्देश्य, थर्ड आता है परिपक्वता, फोर्थ समाज, परिवार, वातावरण, शिक्षण का व्यवहार और सीखने की इच्छा, ठीक है। इसको आप अपने आप बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। बालक की योग्यता जितनी अधिक होगी तो वो उतना ही जल्दी चीज़ों को सीखेगा। अगर बच्चे का निश्चित उद्देश्य है, ठीक है, बच्चे ने ये सेट करके मुझे बीएड का एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए मुझे अच्छे मार्क्स लाने, तो एक निश्चित उद्देश्य है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? लर्निंग करेगा उसी। तो अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, उसका अधिगम अच्छा नहीं होगा। तो इन इन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए अपने आप, ठीक है, अपने आप दो दो लाइंस में आप इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बच्चा जितना मैच्योर होगा जल्दी सीखेगा। समाज, परिवार, वातावरण, ठीक है, जितना अच्छा होगा बच्चे की लर्निंग भी उतनी अच्छी होगी। जितना खराब वातावरण मिलेगा, परिवार मिलेगा, समाज मिलेगा, तो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। शिक्षक का व्यवहार भी लर्निंग पर बहुत इफेक्ट करता है। और सीखने की इच्छा, बच्चे की जितनी सीखने की इच्छा होगी, जिज्ञासु होगा, वो उतनी जल्दी लर्निंग को सीख पाएगा, अतः वाइस वर्सा। अब अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो हम वो कैसे सीखते हैं उसको हम देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, किसी भी प्रक्रिया को सीखने का अर्थ है कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप किसी अनुभव को प्राप्त करना। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से कुछ ना तो कुछ जरूर सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसलिए अधिगम क्या एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। डैशिसल ने अधिगम प्रक्रिया के कुछ चरणों का वर्णन किया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या होता है? अभिप्रेरणा। अगर बच्चा लर्निंग कर रहा है तो वो क्या होगा? अभिप्रेरित होगा, मोटिवेट होगा कि मुझे हाँ ये कार्य करना है, मुझे अपने बीएड में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, उसको एक मोटिवेशन है। वह हर कार्य जिसे मनुष्य करना चाहता है वो किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित करता है। छात्र इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा में पास होकर अच्छी नौकरी या व्यवसाय हासिल करके, तो वो क्या है? अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाता है। फिर आपका क्या है? गोल है, ठीक है, कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, इसलिए आप बीएड के एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, है ना। किसी कार्य को सीखने का कोई ना तो कोई उद्देश्य होता है, और मनुष्य के अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्रिया को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य उस क्रिया को नहीं करना चाहेगा जिसका पीछे उसका कोई उद्देश्य ना हो, तो व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्य नहीं होता है। अब ठीक है, आप मोटिवेट भी हैं, आपने उद्देश्य भी सेट कर लिया। अब आपके सामने क्या आते हैं? बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, ठीक है, सीखने में परेशानी आती है, ठीक है। जैसे आपके बीएड के एग्ज़ाम थे, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आप यूट्यूब पे आपने बहुत सर्च किया था, वो आपको बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा मिला, ठीक है। तो क्या है, जो आपकी बाधाएं थी वो आपकी दूर हो गई, ठीक है। जब आप इस चैनल पे आए तो आपको चीज़ें समझने लगी, ठीक है। तो क्या है, बाधाएं आती हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करता है, तभी वह इसके पश्चात किसी उपयुक्त व्यवहार पर पहुंचता है। उपयुक्त व्यवहार होने पर इन बाधाओं को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बच्चा अभिप्रेरित है, फिर वो बहुत सारे रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है, उसने उद्देश्य भी सेट कर लिए, ठीक है, फिर उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्स करता है, उसके सामने एक बाधा आती है, ठीक है, आपको मैं मिल गई, फिर वो बाधाएं क्या हो गई? दूर हो गई, ठीक है। सीखने में बाधाओं को उत्पन्न होना। फिर आप क्या है, वेरियस रिस्पॉन्सेज किए अपने बाधाओं को दूर करने के लिए, ठीक है। आपने
यूट्यूब से पढ़ा, कुछ मेरी वीडियोस देखी, आपने कुछ बुक्स से पढ़ा, ठीक है, और कुछ आपने अपने पॉइंट्स बना बना के किए। तो ये आपने क्या किए, वेरियस रिस्पॉन्सेज किए, बहुत सारी अनुक्रियाएं की बाधाओं को दूर करने के लिए तथा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। लेकिन सभी अनुक्रियाएं सही नहीं होते, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। अब पुनर्बलन, धीरे धीरे आपका क्या है, मोटिवेशन कम हो रहा है, ठीक है, फिर आपके टीचर ने, मैंने आपको मोटिवेट किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रीइंफोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं थे जिनसे विवश होकर विद्यार्थी क्रियाएं करनी पड़ती है। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों के सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वो सब क्या है, पुनर्बलन कहलाते हैं। एकीकरण एवं समानीकरण, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, अधिगम की क्रिया विभिन्न अंगों का संगठन है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। जब तक नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़े तब तक संपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अतः यह स्पष्ट है कि अधिगम के अंतर्गत अनेक उपक्रिया निहित होते हैं जो उसे पूर्णता प्रदान करती है, ठीक है। आप अधिगम के लिए एक ये डायग्राम जरूर बना देना एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पहले क्या, आप अभिप्रेरित हैं, ठीक है, हाँ मुझे ये काम करना है, फिर आपका उद्देश्य है कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, फिर आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं, फिर बाधाओं को निपटने के लिए आप बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करते हो, फिर धीरे धीरे आप क्या होने लगते हो, थोड़े ढीले होने लगते हो, तो आपको एक रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है जो टीचर द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, ठीक है, आपको क्या करना है उसके द्वारा मिलते हैं। फिर आप क्या करते हो, एकीकरण करते हो, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण एवं समानीकरण करते हैं। आई होप आपको अधिगम की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ आएगा, अब इस पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ई लर्निंग, ठीक है। अधिगम का ही एक टाइप ऑफ लर्निंग है ई लर्निंग, ठीक है। जब कोविड आया था, ठीक है, तो बच्चे कैसे क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन ले रहे थे, किसके थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू, ठीक है। अगर सोचो ई लर्निंग नहीं होता तो बच्चों की 2 साल की पढ़ाई क्या हो जाती, बिल्कुल ठप हो जाती, बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाते। ई लर्निंग की वजह से ही बच्चों के 2 साल बर्बाद होने से बच गए, ठीक है। तो ई लर्निंग को हम समझते हैं, ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। अभी हम और आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, नेट के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेते हो, ठीक है, वो सब क्या है, ई लर्निंग है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है, हमेशा आता है, ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना, स्किप नहीं करना है इसे। ई लर्निंग होता क्या है, ई लर्निंग से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। अध्यापक और विद्यार्थी में अंतक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतक्रिया नहीं होती है, जैसे स्कूल में टीचर होती है, ठीक है, और स्टूडेंट होते हैं, आमने सामने क्या होते हैं, प्रक्रिया होता है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में अंतक्रिया नहीं होती आमने सामने, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो हमारी आमने सामने क्या अंतक्रिया नहीं हो रही है। तो ई लर्निंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, कंपनियों में कर्मचारी को ट्रेनिंग देने के लिए, जो दूर बच्चे हैं, दूर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन, कंप्यूटर की शिक्षा में प्रयोग करने के लिए, शैक्षिक वेबसाइट में भी संबंधित है, और व्यापार क्षेत्र में मूल्य प्रभाव, कॉस्ट इफेक्ट को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है तथा लेन वेन नेटवर्क प्रयोग में लाया जाता है। कुछ लोग ई लर्निंग नेटवर्क को ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं। रोजबर्ग के अनुसार ई लर्निंग से अभिप्राय इंटरनेट के ऐसे प्रयोग से है जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं। ई लर्निंग की विशेषता क्या है, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, लचीली और ज्ञानपूर्ण होता है, मूल्यांकन में शीघ्रता, ठीक है, जल्दी से हम इवोल्यूशन कर लेते हैं। आजकल सब कुछ क्या है, ऑनलाइन हो गया है, हम टेस्ट देते हैं, उसके बाद सबमिट जैसे करते हैं वैसे ही रिजल्ट आ जाता है। सुविधा अनुसार है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अधिक विस्तृत संप्रत्य, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन अधिगम में समय और धन की बचत होती है, ठीक है, टाइम सेविंग है, जब आपके पास टाइम होता है आप तब पढ़ते हैं, ठीक है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, अपना मोबाइल ओपन किया, लैपटॉप ओपन किया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। यह एक रुचिकर, एक इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली तकनीक है, ठीक है, बच्चे बोर नहीं होते, बच्चे इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आईसीटी क्या है, ठीक है, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन
C मीन्स कम्युनिकेशन और T मीन्स टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब डाटा प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेशन का मतलब इंटरेक्ट करना, संप्रेषण, कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करना, और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में आईसीटी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, प्रभावशाली बनाने के लिए। ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से आजकल हम बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आप इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे। वो सभी डिवाइस जो हमको हेल्प करते हैं डाटा को क्रिएट, स्टोर और शेयर करने में, वो सभी आईसीटी डिवाइस या आईसीटी टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आईसीटी से सीखा से अभिप्राय आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दूर तक संप्रेषण, कम्युनिकेशन। हम इन आंकड़ों को भेजने और प्राप्त करने हेतु विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने वाले नेटवर्क के प्रयोग द्वारा हम उद्देश्यों को अर्जित किया जाता है। ये नेटवर्क भी विभिन्न वर्गों में बांटे जा सकते हैं, जिसे लोकल एरिया, लेन जैसे ऑफिस बिल्डिंग के भीतर का लिंक किया जाता है, वाइड एरिया वेन जिसे इंटरनेट जिसे बहुत विस्तृत क्षेत्र में जोड़ा जाता है। लेन में जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें ऑफिस में समृद्ध किया जाता है, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एवं कंप्यूटर प्रोसेसिंग। लेन का उद्देश्य होता है कि हार्डवेयर सुविधाओं को आपस में बांटना, शेयर करना, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं आंकड़े। तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग सूचना, इसके अनुप्रयोग और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ जुड़ने में किया जाता है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण की उपयोगिता क्या है? एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ये क्या बहुत बड़ा भंडारण है। आईसीटी का प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडार करना सरल हो गया है। इस भंडारण के कारण सूचनाओं की प्राप्ति भी सुगम हो गया। ठीक है, अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ स्टोर है गूगल पे, ठीक है, तो हम वहाँ से सर्च कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे इंटरनेट का प्रयोग, विदेशी भाषाओं का अधिगम। ठीक है, विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसके लिए आईसीटी का प्रयोग भी प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में भाषा प्रयोगशालाएं, दूर संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकरों आदि का प्रयोग संभव हो गया है। शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस। आईसीटी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा अध्यापक पाठ्य पुस्तक पर अधिक जीवंत बनाकर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता था। ठीक है, पहले के टाइम में सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो टीचर बस वही पढ़ाता था, लेकिन अब आईसीटी जब हमारे आ गया है, तकनीक आ गया है, तो टीचर क्या है बहुत सारे टेक्निक के माध्यम से बच्चों को शिक्षण पहुंचाता है और उसको प्रभावशाली कराता है। जैसे एक टीचिंग एड है जो दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चा देखता भी और सुनता भी है। ठीक है, स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर आ गया, जिससे बच्चों की टीचिंग अच्छी हो सके। तो वो क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को भी इम्प्रूव करता है, प्रभावशाली बनाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन, स्तर की शिक्षा में आईसीटी का प्रवेश भी प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इन छोटे बच्चों को शारीरिक गतिशीलता, साइकोमोटर कंट्रोल के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का प्रयोग बच्चों के लिए खेल ही खेल में दिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दिखाई जाती हैं और उनको देख देख के बच्चा कॉपी करता है। प्रबंधन मैनेजमेंट बहुत इजी हो गया आईसीटी के द्वारा, क्योंकि सभी बच्चों का डाटा कलेक्ट करना कि उन्होंने कब एडमिशन लिया है, कब वो किस ईयर में पास हुए हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का डाटा करना भी, मैनेजमेंट करना बहुत ईजी होगा। शिक्षा तंत्र में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आईसीटी के द्वारा सूचना एवं संप्रेषण की सीमाएं क्या, आईसीटी सभी क्षेत्रों में, ठीक है, अभी इसी देश के स्कूलों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों में इन्हें खरीद पाना ही संभव नहीं है और ना ही इनकी देखभाल करना। आईसीटी का प्रयोग हर कोई करना नहीं जानता, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आईसीटी का प्रयोग संदेह एवं डर की पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की तकनीकों के प्रयोग से उनके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। कुछ सीमा तक स्कूल के विद्यार्थी भी आईसीटी का प्रयोग करने से रुचि नहीं रखते। ऐसा शायद आईसीटी के ज्ञान और अभाव के कारण है, अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन के अभाव के कारण है। शिक्षक भी अपनी पुरानी पद्धति में क्या हो गया, परिवर्तित करना नहीं चाहते, वह रूढ़िवादिता में जकड़े रहना पसंद है। आईसीटी में शिक्षकों के परीक्षण का अभाव के कारण भी इसका प्रयोग स्कूलों में सीमित ही है।
इसके लिए अध्यापक को परीक्षण स्तर पर तैयार कराने के लिए आईसीटी प्रयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, आईसीटी का आप जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा आईसीटी वाला। ठीक है, अब फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, फ्लैंडर्स की अंतर्क्रिया विश्लेषण क्या है। ठीक है, एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें टीचर है, बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, साइड में क्या है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, निरीक्षण करता बैठा हुआ है, वो देख रहा है। ठीक है, जो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो टीचर का और बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, जो ऑब्जर्वर साइड में बैठा हुआ है, तो उनकी बातचीत को क्या करता है, वो कोड करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर्स द्वारा दिया गया था 1959 में। ठीक है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंतर्क्रिया हो रही है, बातचीत हो रही है, वो कितनी बातचीत हो रही है। फिर जो ऑब्जर्वर है वो उस डाटा को लिखता है, फिर उसको मैट्रिक्स में क्या करता है, अपलोड करता है। ठीक है, मैट्रिक्स में उसको बनाता है उसके लिए। ठीक है, इसके अंदर यही होता है, जो भी क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसको एनालाइज करते हैं और उसका टाइप क्या है, कितनी क्वांटिटी में बात हो रही है, कितना इंटरेक्शन हो रहा है। ये पर्टिकुलर मॉडल किसने दिया था आपको, डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर्स ने 1959 में दिया था। जो भी इंटरेक्शन होता है उसको मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, कि टीचर को कहाँ कहाँ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस मॉडल का यूज़ बेसिकली ये है। ठीक है, अब इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आप उसको देख लीजिए। अंतक्रिया विश्लेषण की सही परिभाषा फ्लैंडर्स के द्वारा सन 1961 में दी गई थी। उन्होंने इसका निर्माण कक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के आपसी व्यवहार, प्रभाव एवं उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण विभिन्न प्रकार की अंतक्रिया होती हैं। विद्यार्थियों के साथ होने वाले क्रिया व्यवहार के माध्यम से अंतक्रिया की जाती है। कक्षा व्यवहार की विश्लेषण को अंतक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो अंतक्रिया की जाती है वो निरीक्षक की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है और उसके बाद अध्यापक व्यवहार और कक्षा अंतक्रिया का निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, फ्लैंडर्स की अंतक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला अध्यापक टॉक, ठीक है, टीचर्स टॉक 4+3 में बांटा गया है और जो विद्यार्थी की टॉक है वो 2 कैटेगरी में बांटी गई है और जो मौन और भ्रांति की है, ठीक है, उसको 1 कैटेगरी दी गई है। ठीक है, टीचर्स टॉक को 7 कैटेगरी दी है और स्टूडेंट टॉक को 2 कैटेगरी और मौन और भ्रांति को जब क्लासरूम में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जब क्लासरूम में कुछ भी नहीं हो रहा है तब उसको 1 कैटेगरी दी गई है। ठीक है, टोटल कितनी कैटेगरी है आपकी, 10 कैटेगरी है। ठीक है, टीचर टॉक में इनडायरेक्ट और इन्फ्लुएंस होता है, भावना को स्वीकार करना। ठीक है, छात्रों की भावना को स्वीकार करना और उन्हें दंड नहीं करना, दंड नहीं देना है टीचर को। ठीक है, फिर सेकंड आपकी कैटेगरी आती है प्रशंसा करना व प्रोत्साहित करना। ठीक है, अध्यापक छात्रों की क्रियाओं की को प्रशंसा करते हुए अच्छे, उत्तम, अच्छे, उचित आदि शब्द कहे, उन्हें प्रोत्साहित करे। कई बार अध्यापक शाब्दिक प्रशंसा न करते हुए अशाब्दिक प्रक्रिया जैसे सर हिलाना, ठीक है, हाँ हूँ हाँ कर देना, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जाती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के विचार को स्वीकार करना। ठीक है, बच्चा जो भी बोल रहा है उसके विचारों को स्वीकार करना, उसको डांटना नहीं, फटकारना नहीं। जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऑब्जर्वर चार कैटेगरी को नोट डाउन कर लेगा कि आस्किंग क्वेश्चन, इस वर्ग में अध्यापक प्रश्न पूछता है। लेक्चरिंग मेथड, ठीक है, जब टीचर क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेक्चरिंग। निर्देश देना, जब बच्चों को टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, किताबें खोलो, पुस्तकों में से पाठ याद करो। ठीक है, आलोचना करना, इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के बुरे व्यवहार कार्य को उनकी आलोचना करता है, जैसे जैसे शांत रहेगा, शोर मत करो, कक्षा से बाहर निकल जाओ, ऐसी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। तब ऑब्जर्वर 7 नंबर पॉइंट को नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है,
जो जिस जिस टॉपिक पे अंतर्क्रिया हो रही होगी, बात हो रही, जैसे टीचर क्वेश्चन पूछा है तो वो 4 नंबर को वे कोड कर लेगा। अगर विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार किया जाए, जो बच्चे बोल रहे हैं टीचर को उसको स्वीकारा जा रहा है, तो उसको 3 नंबर कोड कर लिया जाएगा ऑब्जर्वर द्वारा। ठीक है। तो विद्यार्थी वार्ता, स्टूडेंट टॉक में क्या होता है, 2 कैटेगरी हैं इसके अंदर। विद्यार्थी वार्ता प्रक्रिया, इसमें अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में विद्यार्थियों को कथन उनके अनुक्रिया कहलाता है। जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, तो जो ऑब्जर्व है वो 8 नंबर कोड कर लेगा विद्यार्थी वार्ता से पहले। ठीक है। टीचर ने कुछ भी नहीं पूछा, टीचर बोल रहे कि आज मैं आपको पॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो बच्चे अपने आप से टीचर को बता रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में, मैम हम कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे, तो वो अपने आप से पहल करे, तो टीचर 9 नंबर को कोड कर लेगा। ठीक है। जब क्लास में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, शांत है, तब वो ऑब्जर्वर 10 नंबर को कोड कर लेगा। अब इनकोडिंग प्रोसेस कैसे होगा, निरीक्षण करता ऑब्जर्वर ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो सही कोडिंग कर सके। इन आंकड़ों को निरीक्षक एक स्थान पर बैठकर या फिर सुनकर या फिर वीडियो देखकर भी कर सकता है। यह निरीक्षण प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक चलती है और इसमें लगभग 450 आवृत्तियाँ होती है। ठीक है। ऑब्जर्वर को 3-3 सेकंड बाद कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। निरीक्षण करता व्यवहार आधारित घटनाओं को क्रमांक देकर क्रमबद्ध रूप में करता है। ठीक है। पहले निरीक्षण करता क्या करता है, जो जो बातें हो रही है इंटरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, कोडिंग करता है, फिर उसको सीक्वेंस वाइज लगाता है। यह प्रक्रिया निरीक्षक द्वारा एक विशेष समय में संपन्न की जाती है। अब देखो, जो ऑब्जर्व था उसने ये 6, 10, 5, 1 ये सब क्या कर ली, कोडिंग कर ली। अब उसको वो क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले जब क्लास में एंट्री हुई और क्लास के बाद हमेशा क्या रहती है, मौन रहता है, साइलेंस रहता है, तो 10 नंबर को आगे पीछे कर देगा और फिर बाद में जो उसने कोडिंग किया उसके साथ क्या बनाएगा, पेयर्स बनाएगा। ठीक है। 10 आगे लगा दिया और 10 पीछे लगा दिया। फिर जो 6, 10 थे उसके साथ पहले 10, 6 का पेयर, 6, 10 का पेयर, 6, 10, 5 का पेयर, 5, 1 का पेयर। ठीक है। ऐसे ऐसे वो पेयर्स बना देगा और सीरीज़ का स्टार्ट और एंड वो सेम नंबर से करेगा, 10 नंबर से, जब क्लास में साइलेंस है। ओके। फिर जो उसने कोडिंग किया उसको अब मैट्रिक्स में हम अपलोड करेंगे। रो वाइज लिखेंगे 10 तक और कॉलम वाइज लिखेंगे 10 तक। ठीक है। अब 10 और 6 को, मतलब 10 रो में 6 नंबर पे। ठीक है। तो ये हमने अपलोड कर दिया, 6 और 10, 6 रो और आपका ये 10 नंबर। ठीक है। अब आपका 5 रो 1। ठीक है। 5 और आपका ये 1। ठीक है। ये हो गया कोड। इसको आप ऐसे अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अध्यापक प्रतिशत विधि द्वारा अध्यापक के व्यवहार का विश्लेषण, इसको आप देख लेना। ठीक है। अध्यापक वार्ता, विद्यार्थी वार्ता और मौन वार्ता। अध्यापक वार्ता वो 1 से 7 तक का कुल जोड़ होता है। ठीक है। उसको देख लेंगे 1 से 7 तक, ये आपके 1 से लेके 7 तक आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है। 1 से 7 तक 9 थे, उसको 100, और मैट्रिक्स की कुल कितनी आवृत्तियाँ, टोटल कितनी है, 15 है, हर किसी में 15 ही होंगी, और उसको आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल। इसी तरह विद्यार्थी की वार्ता कितनी होती है, 2 होती है, 8 से लेकर 9 तक, उसका टोटल करेंगे और फिर 15 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब मौन में कितनी होती है, सिर्फ एक ही होते हैं, टोटल आवृत्ति देख लेंगे और फिर उसको कर देंगे। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यह एक शिक्षण संबंधी समस्याओं को निदान करने वाली प्रणाली मानी जाती है, डायग्नोस करने वाली प्रणाली मानी जाती है। इसमें अध्यापक के मौखिक व्यवहार और किसी प्रकार के दोष को हटाया जाता है। ठीक है। इसमें सहायता से कक्षा की गतिविधि को जाना जा सकता है। अध्यापक के प्रशिक्षण ट्रेनिंग करते करते अपने क्षेत्र में संबंधित इम्प्रूवमेंट कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रणाली के बाद इसको फीडबैक देके टीचर के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। दोष क्या है, इस प्रणाली में अध्यापक को केवल शाब्दिक व्यवहार को ही जांचा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थी अंतक्रिया को स्थान दिया गया है, ना कि विद्यार्थी को। ठीक है। इस प्रणाली को अपनाने में अधिक समय, शक्ति और अधिक धन का व्यय होता है। इसमें केवल प्रशिक्षित जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, निरीक्षक करता है, वही सफल प्रयोग कर सकता है। यह प्रणाली कक्षा की सभी गतिविधियों का विवरण देने में सक्षम नहीं है। ठीक है। हमारा ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया था, कंस्ट्रक्टिविज्म।
ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका आंसर्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आप उस आंसर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए इतने एफ़र्ट्स कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा एफ़र्ट करो, ठीक है। सेशन को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।